जिस दिन उससे फिल्मों से प्यार हुआ, उसी दिन उसे अकेलापन भी गले लगा बैठा। बचपन में ज्यादातर बच्चों को फिल्में देखना अच्छा लगता है, लेकिन कोगम के लिए, जिसे दोस्त प्यार से गम कहते थे, फिल्में एक शौक नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। 9 साल की उम्र में उसका बड़ा भाई कोजून उसे एक पुराने वीडियो किराए की दुकान पर छोड़ गया था। जाते जाते बोला, जितनी चाहे फिल्में देख, पैसे मैं दे जाऊंगा। और दर्द वही ठहर गया। एक एक कर कैसेट चलती रहीं और मैं धीरे धीरे रीलों की दुनिया में खोता गया। वक्त गुजरता गया और अंदर का खालीपन गहराता गया। कॉलेज पहुंच गया, मगर फिल्मों की लत अब भी वैसी ही थी। एक दिन दोस्तों के साथ फिल्म देखते हुए उसका जिगरी यार हंग सेशन बोला, तू इतनी फिल्में क्यों देखता है? कहीं खुद की वीडियो शॉप खोलने का इरादा तो नहीं? पास बैठी उसकी गर्लफ्रेंड सुंजुआ हंसते हुए बोली, छोड़ो ना, एक दिन गम बहुत बड़ा करेगा। लेकिन शायद यही बात गम के दिल में चुभ गई। उसने सोचा, अगर मैंने सिर्फ दुकान खोली तो सिनेमा का असली जादू कैसे जीऊंगा? मैं सिर्फ देखने वाला नहीं बनना चाहता, मैं कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूं। और उसी पल उसने ठान लिया, अब एक्टिंग ही उसका रास्ता है। उसने ऑडिशन दिया और अपनी जिंदगी की कहानी डायरेक्टर मा सांगू को सुनाई। लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आई, सब गड़बड़ हो गया। उसकी एक्टिंग इतनी बुरी थी कि डायरेक्टर ने उसे सीधा बाहर निकाल दिया। एक बाहर बारिश हो रही थी। गम उदास चेहरा लिए बाहर निकल रहा था। उसके साथ उसका दिल और कपड़े दोनों भीग रहे थे। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, बिना छतरी के खड़ी, भीगे बाल चेहरे से चिपके थे और आंखों में छिपी थी कोई अनकही कहानी। जैसे ही गम उसके पास गया, किसी ने आवाज लगाई, मूबी, और वो वही रुक गया। मूबी, हाँ, यही नाम था उस लड़की का। गम के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आई। नाम भी ऐसा जैसे किसी फिल्म का टाइटल हो, जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था। उसी की परछाई से खुद को साबित करने निकली थी मूबी। नाम ऐसा था जैसे किसी फिल्म का पोस्टर टंगा हो। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जब मूबी की उम्र सिर्फ 9 साल थी। गुस्सैल और अकेली, जो हर बात पर लड़कों से भिड़ जाती थी। कोई पूछता, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो हंसकर कहती, मर गए हैं। हकीकत ये थी कि उसके माँ बाप जिंदा थे, मगर उसके लिए वो जैसे थे ही नहीं। उसका पिता एक नामी फिल्म डायरेक्टर था, जो हमेशा अपने काम में डूबा रहता था। एक बार मूवी कार में चुपचाप उदास बैठी थी। तभी उसके पापा बोले, चलो तुम्हें फन पार्क ले चलता हूं। मूवी के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। तभी फोन की घंटी बज उठी। पापा बोले, सॉरी बेटा, जरूरी कॉल है, बाद में चलेंगे, वादा रहा। मूवी बुदबुदाई, तुम ये फिल्म खत्म करोगे, फिर दूसरी शुरू कर दोगे। मुझे पता है, पापा मुस्कराए, जब अपनी फिल्म बनाऊंगा तब तुम्हारे लिए बहुत वक्त होगा। मगर मूवी जानती थी वो दिन कभी नहीं आएगा। एक बार मूवी की दोस्त ने पूछा, तू सबको कहती क्यों है कि तेरे माँ बाप मर चुके हैं? मूवी बोली, क्योंकि मेरे लिए वो सच में मर चुके हैं। बचपन से ही उस कड़वाहट में पली बढ़ी थी वो। फिर कुछ सालों बाद उसके पिता सच में इस दुनिया से चले गए। लेकिन जब उसने फिल्मों में कदम रखा तो किसी को कुछ साबित करने नहीं, खुद को पहचान दिलाने आई थी, अपना नाम बनाने। वो चाचा जो कभी वीडियो कैसेट की दुकान चलाते थे, अब एक बार के मालिक बन चुके हैं। वहीं पर सैजुन अब नौकरी करता है। उसकी गर्लफ्रेंड अब भी उसके साथ है। वो दोनों के लिए टिफिन लाती है, सैजुन और बार मालिक के लिए। खाना परोसते हुए बार मालिक ने पूछा, वो तेरा यार गम कहाँ है इन दिनों? अगले सीन में कट होता है। गम एक शूट पर है जहां वो एक फाइट सीन कर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर क्लाइमेक्स में गम सीन बिगाड़ देता है। डायरेक्टर भड़क जाता है और कहता है, अब तू सेट पर मत आना। गम माफी मांगने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी नजर मूवी पर पड़ती है। वो चुपचाप उसे देखता रहता है। मूवी उसे देखती है, पर बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रहती है। वो एक्टर नहीं था, मगर हर सीन में बस उसी की नजरें मूवी को ढूंढती थी। अगले दिन शूट पर गम फिर से डायरेक्टर को समझाने लगता है कि सीन कैसे शूट होना चाहिए। डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाता है, डायरेक्टर तू है या मैं? और वहां से चला जाता है। उसी वक्त गम की नजर फिर मूवी पर पड़ती है और वो ठान लेता है, अब इसे जानना है, पास जाना है। रात में एक और फाइट सीन की शूटिंग चल रही है। इस बार गम सीन में नहीं है। वो बस दूर खड़ा चुपचाप मूवी को देख रहा है। उसने देखा मूवी छत पर अकेली खड़ी सिगरेट पी रही है। गम उसे चुपचाप देखता रहा। मूवी ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस सीढ़ियों से नीचे चली गई। अगले दिन लंच ब्रेक में गम जाकर उसकी टेबल पर बैठ गया। तुम हमेशा अकेली क्यों खाते हो? मूवी ने बिना देखे जवाब दिया, ऐसे ही अच्छा लगता है। गम को समझ नहीं आया,
पर वो हारा नहीं। मूवी मन ही मन सोच रही थी, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे चिढ़ाता है? ये हर वक्त लोगों के बीच रहता है, और जब अकेला भी होता है तब भी सब इसके बारे में बात करते हैं। तभी 2 क्रू मेंबर्स की बातें उसके कानों में पड़ती है। गम को डायरेक्टर ने निकाल दिया था, लेकिन उसके जूते पहनकर फिर से सेट पर घुस आया। जब गम ने मूवी का बैग उठाने की कोशिश की, उसने सख्ती से कहा, मुझसे बात मत करो, मुझे मदद नहीं चाहिए। गम ने पूछा, पर क्यों? मूवी बोली, हर कोई तुम्हारी तरह बच्चा नहीं होता, दूर रहो मुझसे। गम थोड़ा हक्का बक्का रह गया, पर उसी रात वो सेजुन के पास गया और पूछा, बच्चा जैसा मतलब क्या होता है? सेजुन ने गूगल किया, जो बड़ा होकर भी बच्चों जैसा बिहेव करे। गम कुछ नहीं बोला। फिर वो अपने भाई कोजुन के साथ फिल्म देखने जाता है और मूवी के बारे में बताता है। भाई पूछता है, वो तुझसे बात भी नहीं करना चाहती, अब क्या करेगा? गम मुस्कराता है, मैंने रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों का पूरा खजाना देखा है, कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। मूवी जब घर पहुंचती है तो माँ से कहती है, भगवान का शुक्र है मैं आपकी जैसी हूं, अगर डैड जैसी होती तो जिंदगी थकान बन जाती। माँ चौंकती है, अचानक आज पापा की याद क्यों आ गई? मूवी धीरे से कहती है, आज किसी से मिली जो बिल्कुल पापा की तरह लगा। अगले दिन गम एक सीन में एक्टिंग कर रहा है। मूवी उसके पास से गुजरती है और गम अचानक पैर आगे बढ़ा देता है। मूवी तंज कसती है, अच्छा है, तुम्हारा किरदार इसी सीन में मरता है। गम हंसकर पूछता है, शूट के बाद क्या कर रही हो? मूवी बिना भाव बदले कहती है, बहुत बिजी हूं। वो बस यूं ही साथ बैठा था, पर मूवी की जिंदगी की सबसे सच्ची तस्वीर वहीं से बनने लगी। लंच टाइम में मूवी हमेशा कोई कोना ढूंढती है ताकि अकेले बैठ सके, लेकिन जैसे ही वो जगह मिलती है वहां गम पहले से अजीब से कपड़ों में बैठा होता है। मूवी झुंझलाकर पूछती है, अब तक यही क्यों हो? गम शांति से कहता है, मेरा जुड़वा भाई है, इसलिए डायरेक्टर को मेरी जरूरत है। तभी एक आदमी आता है और चिल्लाता है, मेरी नकली दाढ़ी लेकर भाग गया था तू, और उसे घसीट कर ले जाता है। रात को जब मूवी स्टूडियो से निकल रही थी, गम चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। इस वक्त अकेले नहीं जाना चाहिए, गम बोला, मैं साथ चल दूं? मूवी रुकी, पलटी और बैग से स्टन गन निकाल ली। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूं, बेहतर होगा तुम दूर ही रहो। गम कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा, फिर चुपचाप लौट गया। एक शादी में गम आता है जहां मूवी वीडियो शूट कर रही होती है। वो पास जाकर कहता है, मैं पीछा नहीं कर रहा, दूल्हे को जानता हूं। मूवी जवाब देती है, मैं खाली समय में वेडिंग शूट करती हूं। अगले दिन सब शूट के लिए बस में रवाना हो रहे होते हैं। गम भी बिना कुछ कहे बस में चढ़ जाता है, जबकि उसके पास कोई काम नहीं होता। वो मूवी के पास बैठना चाहता है, लेकिन एक और लड़की उसे अपनी बगल में खींच लेती है। मूवी को हल्की सी मायूसी होती है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? शूटिंग के दौरान मूवी सो रही होती है और गम उसकी कुछ तस्वीरें लेकर मजाक करता है। वो शूट के बीच में भी उसे फोटो दिखाकर छेड़ता है। बाद में गम भुट्टा लेने जाता है और बस छूट जाती है। जब वो मुड़ता है, देखता है मूवी भी उसी बस के पीछे दौड़ रही है। दोनों बस स्टैंड पर बैठकर साथ भुट्टा खाते हैं। बस आने पर दोनों अलग सीटों पर बैठते हैं, लेकिन कुछ देर बाद गम उसके पास आकर बैठ जाता है। मूवी कहती है, पूरी बस खाली है। गम जवाब देता है, अकेले बैठने से डर लगता है। मूवी कहती है, मैं तो सो रही हूं। फिर वो नींद में नाइटमेयर देखती है और अचानक गम का हाथ पकड़ लेती है। फिर तुरंत माफी मांगती है, गलती से हो गया। अगला दिन मूवी की शूट का आखिरी दिन होता है। डायरेक्टर बहुत भावुक हो जाता है। कोई आकर बताता है, एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेना चाहता है। गम फिर से मूवी को देखता है और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। रिपोर्टर पूछता है, तो आप अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए इंडस्ट्री में आई हैं? मूवी तुरंत जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्टर उसकी कहानी छापना चाहता है, लेकिन वो सख्ती से मना कर देती है। उसी रात सीजन बार में बर्तन धो रहा होता है और अपने बॉस से कहता है, आज जल्दी जाना है, आज हमारी 7वीं सालगिरह है। बॉस हामी भरता है। सेजुन अपनी गर्लफ्रेंड मिंजी के लिए गिफ्ट खरीदता है। गम डायरेक्टर और क्रू के साथ बैठा होता है, लेकिन उनकी भावुक बातें सुनकर बोर हो जाता है और बाहर चला जाता है। बाहर मूवी अकेली खड़ी सिगरेट पी रही होती है। गम बोलता है, मैं समझा तुम जा चुकी हो, पर तुम तो यही हो। मूवी कहती है, तुम्हें भीड़ पसंद है, फिर यहां अकेले क्या कर रहे हो? गम धीरे से बोलता है, तुमने कहा था मदद चाहिए तो बता दूंगी, तो मुझे पास रहना पड़ेगा ना सुनने के लिए। मूवी हंस पड़ती है। एक लड़का जो फिल्म सिर्फ देखता नहीं, उनमें जीता है, और एक लड़की जिसके जख्म उसके कमरे से ज्यादा उसकी आंखों में छुपे हैं। जब दोनों की दुनिया टकराएगी तो एक कहानी बानी दर्द भारी
लेकिन सपनों से रोशन। एक छोटे शहर के धूल भरे कोने में युवा गगन के लिए फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी। जिसे उसके कुछ दोस्त प्यार से गम कहते थे, वे उसका पूरा ब्रह्मांड थी। 9 साल की छोटी सी उम्र में उनके बड़े भाई जीत उन्हें एक अजीब सी मुस्कान और उदास आंखों के साथ एक स्थानीय वीडियो स्टोर पर छोड़ गए। उन्होंने कहा, जितनी चाहे उतनी फिल्में देखें, मैं उन सभी के लिए भुगतान करूंगा। और गायब हो गया। गाम रुका। जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक रील घूमने लगी, वो समय भूल गया। दर्द पिक्सल में बदल गया, अकेलापन कहानी में। इतने वर्ष बीत गए। कॉलेज में पहुंचते ही फिल्मों के प्रति उनका जुनून और गहरा हो गया। एक दिन जब वो अपने सबसे अच्छे दोस्त साहिल और साहिल की गर्लफ्रेंड जिया के साथ एक नॉयर क्लासिक देख रहे थे, तो साहिल ने मजाक में कहा, अपना खुद का वीडियो स्टोर खोलने की योजना बना रहे हो? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, गम कुछ बड़ा करेगा। इस टिप्पणी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्हें एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ कहानियां देखना नहीं चाहते, वो एक कहानीकार बनना चाहते थे। वो ऑडिशन के लिए गए और अपनी कहानी में अपने बचपन को उकेरा। इसे जाने माने इंडी डायरेक्टर महेश को सुनाया। लेकिन जब असली अभिनय की बात आई तो उनकी घबराहट उनके जुनून पर हावी हो गई। प्रदर्शन अजीब था, उनके हाव भाव बेजान थे। महेश ने उन्हें ठंडे अंदाज में नकार दिया। बारिश में भीगते और भीगते हुए गम स्टूडियो से बाहर निकले और उनका दिल डूब गया। और तभी उन्होंने उसे देखा, अकेले, बिना छतरी के, बारिश में भीगे चेहरे पर बालों की लटें चिपकी हुई, विचारों में खोई हुई। उनकी आंखें मिली, बस एक सेकंड के लिए। किसी ने उसका नाम पुकारा, मोइरा। गैम ने खुद से दोहराया, मोइरा, किसी फिल्म के शीर्षक की तरह। मोइरा की कहानी भी कम सिनेमाई नहीं थी। बचपन में उसने लोगों से कहा कि उसके माता पिता मर चुके हैं। सच, उसके पिता जीवित थे, लेकिन अनुपस्थित थे। एक मशहूर फिल्म निर्माता हमेशा स्क्रिप्ट और सेट में डूबा रहता था, कभी भी अपने जीवन में नहीं। एक बार उसने मनोरंजन पार्क में एक दिन बिताने का वादा किया। वो मुस्कुराई जब तक उसका फोन नहीं बजा। एक और सीन में मेरी जरूरत है, उसने कहा, और गाड़ी चला दी। उस दिन से उसने अपने असली पिता को अपने दिमाग में दफन कर दिया। जब वो आखिरकार मर गया तो वो रोई नहीं, वो उसे बहुत पहले ही खो चुकी थी। जब मोइरा ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो वो उनकी विरासत का पीछा करने के लिए नहीं थी, ये अपनी विरासत बनाने के लिए थी। वर्तमान में गैम अभी भी संघर्ष कर रहा था। उसे छोटी भूमिकाएं मिली और उसने बड़े दृश्यों को गड़बड़ कर दिया। एक दिन एक शूटिंग पर जहां वो फिर से असफल रहा, उसने सेट पर मोइरा को देखा। उसने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसके भीतर कुछ खींच लिया। अगले दिन उसने उससे बात करने की कोशिश की। तुम हमेशा अकेले क्यों खाते हो? उसने लंच के दौरान पूछा। बिना नजर उठाए उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे चुप्पी पसंद है। गैम ने हार नहीं मानी, यहां तक कि जब मोइरा ने उस पर झल्लाकर कहा कि वह दिखावा करना बंद करे और बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद करे। तुम जैसे लोग सबसे पहले चले जाते हैं, उसने बुदबुदाया। वो उलझन में था, लेकिन आहत था। उस रात उसने अपने दोस्त साहिल से पूछा, बचकाना होने का क्या मतलब है? साहिल ने इसे गूगल किया और जोर से पढ़ा, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता से बचता है। गैम ने उसे चुपचाप देखना शुरू कर दिया। छतों पर, ब्रेक के दौरान, वेंडिंग मशीनों के पास। वो हमेशा उसके आसपास रहता था, जैसे कि उसके जीवन में एक मूक पृष्ठभूमि अभिनेता। एक शादी में जहां वो फिल्मांकन कर रही थी, उसने उससे कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं, मैं बस दूल्हे को जानता हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चली भी नहीं गई। एक लोकेशन शूट के दौरान बस की सवारी में वो उसके बगल वाली सीट से चूक गया। एक और लड़की ने उसे अंदर खींच लिया। मोइरा को सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। क्या ये ईर्ष्या थी? एक रात जब वे दोनों अपनी सवारी से चूक गए और एक बेंच पर मकई खाने बैठे, तो गैम ने एक चुटकुला सुनाया। मोइरा ने ठहाका लगाया, एक असली चुटकुला। वो मुस्कुराया, पहले तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, अब तुम मेरे चुटकुलों पर हंसते हो। मोइरा ने स्वीकार किया, मुझे खुलना मुश्किल लगता है, क्योंकि लोग चले जाते हैं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अगर मैं अभी कुछ कहूं और तुम समझ जाओ तो क्या होगा? क्या तुम फिर भी चले जाओगे? उसने कुछ नहीं कहा और उसे चूम लिया। 5 साल बाद सब कुछ बदल गया था। अपने भाई जीत की कार दुर्घटना में घायल होने के बाद गैम गायब हो गया था। जीत बोल या चल नहीं सकता था और गैम उसका ख्याल रखने लगा। वो दिन में एक आलोचक के रूप में काम करता था और रात में पुरानी फिल्में देखता था।
अपने अतीत को कभी नहीं भूलता था। दूसरी ओर मोइरा ने आखिरकार अपनी पहली फिल्म निर्देशित की थी। इसके प्रीमियर पर भीड़ से एक सवाल आया। वो स्तब्ध रह गई। ये गैम था, बूढ़ा, अभी भी मृदुभाषी। उनकी आंखें मिली, लेकिन उसके शब्द बच गए। मोइरा का दिल घबरा गया। उसने उसके सवाल के रिकॉर्ड की गई क्लिप को बार बार देखा। इस बीच गैम के पुराने दोस्त साहिल ने उससे सामना किया। तुमने उसकी फिल्म देखी और कुछ भी नहीं कहा? गैम ने जवाब दिया, मैंने हर फिल्म देखी है, मैं खुद को रोक नहीं सका। मोइरा एक रात बार में बैठी थी। उसका दिल खामोशी में डूब रहा था। एक सहकर्मी ने उसे भूल जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी आत्मा सहमत नहीं थी। अगली सुबह उसे एक संदेश मिला, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन उसका मूड नहीं बदला। तभी गम का बड़ा भाई कोजुन उसे ढूंढता हुआ आया। उसने गम से कहा कि अब जाने का समय हो गया है, उसे उस शाम की पार्टी की याद दिलाते हुए। इस बीच जुए एई एक छोटे से थिएटर में एक फिल्म देखने पहुंची जिसे उसने खुद लिखा था और पहली बार बड़े पर्दे पर देख रही थी। उसने 2 टिकट खरीदे। सैजुन पीछे से आया, उसे देखते ही दरवाजे पर रुक गया और उसने चुपचाप एक टिकट स्वीकार कर लिया। थिएटर के अंदर जुए एई ने फिल्म के बारे में अपनी उम्मीदें और डर साझा किए, जबकि सैजुन चुपचाप सुन रहा था, लेकिन विचारों में खोया हुआ लग रहा था। अचानक वो उठा और शांति से बोला, ये मुलाकात एक संयोग है, मैं अब और दिखावा नहीं करना चाहता। सेजुन और मैं अब दोस्त नहीं हैं, और पीछे देखे बिना बाहर चला गया। जुए एई ने उसे घूरते हुए देखा, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो, लेकिन अनुत्तरित रह गया हो। अगली सुबह पार्टी की तैयारी शुरू होने पर गम ने बगीचे में आग जलाई। सैजुन और उसके चाचा आए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गम ने सियोजुन को एक तरफ खींच लिया और पिछले सालों के अपने पछतावे और उलझनों को साझा किया। सियोजुन ने चुपचाप सुना, फिर दूर से एक और दोस्त जंगू को देखने के बाद बस इतना कहा, वो ठीक लग रहा है। डिनर के दौरान गम लगातार बातें करता रहा, फिल्मों, यादों और भविष्य की योजनाओं के बारे में। सियोजुन चुपचाप मुस्कुराया और कुछ नहीं बोलते हुए खाना खाया। बाद में बगीचे में बैठे हुए जब आसमान में धुआं उड़ रहा था, सियोजुन ने धीरे से कहा, अगर जंगू सिर्फ तुम्हारा अतीत है तो उसे वही छोड़ दो, लेकिन अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो माफी मांगो और चीजों को सही करने की कोशिश करो। अकेले रहना मुश्किल है, और जब तुम चले गए थे तब वो इन सब से गुजरी थी। इस बीच मुबी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, गम की समीक्षा साइट को स्क्रॉल कर रही थी। उसने कई मूवी रिव्यू देखे, अपनी को छोड़कर सभी की। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। गम ने अपनी को छोड़कर सभी की फिल्में देखी थी। पार्टी के बाद कोजुन और गम ने सफाई की। कोजुन ने गम को घर की सफेद दीवार के बारे में बताते हुए हंसते हुए बताया कि कैसे गम ने कभी वहां बैठकर प्रोजेक्टर पर फिल्में देखने का सपना देखा था। गम चुप हो गया। उसने स्वीकार किया कि काश घर सिर्फ उसके लिए खरीदा होता। कोजू मुस्कुराया और साथ में फिल्म देखने के लिए मग पेश किए। गम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ये जानते हुए कि कोजुन का शांति बनाने का तरीका हमेशा काम करता है। बाद में निर्देशक मासंगू अपने दफ्तर में चिंतित बैठे रहे, बार बार खिड़की से बाहर देखते रहे, मानो किसी चीज या किसी का इंतजार कर रहे हों। कभी कभी हर इंटरव्यू के पीछे की सच्चाई जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। क्या आप ये जानने के लिए तैयार है कि चुप्पी के पीछे क्या छिपा है? कमरे में तनाव था। निर्देशक मसांगो के आसपास हर कोई बोलने से डर रहा था। एक सहायक ने धीरे से चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, सर, आप इतने बेचैन क्यों हैं? आपने पहले भी कई इंटरव्यू किए हैं। मसांगो ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, उस समय मेरी फिल्में हिट होती थी, मुझे आत्मविश्वास महसूस होता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, इसलिए मैं घबराया हुआ हूं। तभी दरवाजा खुला और गम शांति से अंदर आया। मैं यहां साक्षात्कार के लिए आया हूं, उसने कहा। निर्देशक का चेहरा तुरंत चमक उठा। अच्छा, मुझे यकीन है कि तुम इसे अच्छे से लिखोगे। गम ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं केवल वही लिखूंगा जो सच है। अब मुबी की बारी है। वो अपने सामने ढेर सारी स्क्रिप्ट लेकर बैठी थी, सभी शैलियों की कहानियों को पलट रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, गम के शांत रहस्य पर, जिसने अभी तक खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। स्क्रिप्ट में से मेलोडी नामक एक स्क्रिप्ट ने उसका ध्यान खींचा। उसने एक सहकर्मी को बुलाया और लेखक के साथ एक बैठक की व्यवस्था की। इस बीच जुआ एक मंद रोशनी वाले बार में अकेली बैठी थी, बारटेंडर के साथ अपना अकेलापन साझा करते हुए कबूल किया कि उसके पास कोई नहीं है
जिस पर वो भरोसा कर सके। मूवी भी वहां थी, चुपचाप सुन रही थी। धीरे धीरे दोनों ने बातचीत शुरू की और अपनी जीवन की कहानियां साझा की। मूवी ने दावा किया कि वो एक सिविल सेवक है। जुआ ने कहा कि वो एक पायलट प्रशिक्षक है। कुछ देर तक संपर्क में रहने के बाद उन्होंने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए, लेकिन अलग होते समय दोनों ने संपर्क मिटा दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या चाहिए। बाहर यामा एक स्टोर से बाहर निकली। उसकी नजर मूवी पर पड़ी, जो नशे में लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। चिंतित होकर यामा ने उसका पीछा किया, लेकिन पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने मूवी को धमकी समझ लिया और पुलिस को बुला लिया। स्टेशन पर अधिकारियों ने मूवी से पूछताछ की, जिसने शांति से समझाया कि वो केवल ये सुनिश्चित कर रहा था कि यामा गिर न जाए या उसे चोट न लगे। बाद में मूवी स्टेशन पर पहुंची और गम की रिहाई सुनिश्चित की। घर पर मूवी ने गम से पूछा कि उसने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी। पहले उसने उसे छोड़ दिया और अब ठीक से माफी भी नहीं मांगी। इस बार गम ने ईमानदारी से माफी मांगी। जब मूवी ने पूछा कि क्या वो अभी भी समीक्षाएं लिखता है, तो गम ने स्वीकार किया कि वो लिखता है, लेकिन चुनिंदा तरीके से। उनके बीच एक अजीब तनाव था। मूवी ने गम को याद दिलाया कि ये वही था जिसने एक बार उसे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन अब उसका लगातार दिखना उसे परेशान करने लगा था। अपने अगले शूट के बारे में बात करते हुए मूवी ने गम से साफ तौर पर कहा कि वो अपनी राय, खासकर हेलो के बारे में, अपने तक ही सीमित रखे। बाद में मूवी ने मेलोडी के लेखक से मुलाकात की, कोई और नहीं बल्कि जुआ। लेकिन जुआ स्क्रिप्ट सौंपने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि उसे लगता था कि ये फ्लॉप हो जाएगी। फिर मूवी को एक कॉल आया और वह चला गया। बाहर मूवी ने जुआ को बताया कि उसने कल रात जो कहानी साझा की थी वो स्क्रिप्ट का हिस्सा थी, मूल रूप से उसकी अपनी कहानी। जुआ ने माना कि शायद यही कारण है कि उसे फिल्म रूपांतरण का डर था। फिर भी मूवी ने उसे मना लिया और जुआ इस शर्त पर सहमत हो गई कि कुछ बदलाव किए जाएंगे। एक अन्य दृश्य में गम मूवी के घर की ओर बढ़ गया, लेकिन यामा ने उसे रोक दिया, जिसने पूछा कि वो वापस क्यों आ रहा है। यामा ने सहजता से मूवी के साथ अपने जटिल संबंधों के बारे में बताया। उसने गम को एक बॉक्स दिया, जिसके बारे में उन्होंने पहले चर्चा की थी। इसे पाकर स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। दिन की दिनचर्या मूवी के साक्षात्कार के लिए तैयार होने से शुरू हुई। जैसे ही वो चली, यामा उसके साथ हो गई और दोनों एक ही बस में सवार हो गए। मूवी को देखती रही, जो एक स्टॉप पहले ही उतर गई थी। कार्यालय में गम पहले से ही उसके साक्षात्कारकर्ता के रूप में इंतजार कर रही थी और उसे अपना स्टॉप मिस करने के लिए चिढ़ा रही थी, जिसका अर्थ था कि वो अन्यथा पहले पहुंच जाती। साक्षात्कार के दौरान गम ने पूछा कि उसे मूवी क्यों कहा जाता है। उसने जवाब दिया कि उसे कभी फिल्में पसंद नहीं थी, लेकिन अब एक निर्देशक के रूप में शायद उसकी भावनाएं बदल गई हैं। जब गम ने माफी के तौर पर उसे फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया, तो उसने मना कर दिया। इस बीच जुआ स्क्रिप्ट के साथ संघर्ष कर रहा था और प्रेरणा के लिए सीजों के गाने सुनने लगा। छत पर गम ने अपने प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चलाई। मूवी चुपचाप देखने लगी। दिनों के दौरान गम ने बच्चों के साथ खेलकर और बड़ों की मदद करके मूवी को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे पड़ोसी उससे प्यार करने लगे। मूवी ये सब देखती रही और धीरे धीरे नाराज होती गई। कहानी आगे बढ़ती रही। गम अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर कोलंबो जाने के लिए सुबह जल्दी उठता है। वो चाहता था कि उसका भाई जून भी उसके साथ आए, लेकिन जून डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट का दावा करके पहले ही निकल चुका था। उसे ये यात्रा पसंद नहीं आई। यात्रा के दौरान गम की कार खराब हो गई। उसने एक मैकेनिक को बुलाया और मरम्मत के बाद उसने पाया कि आगे की सड़क निर्माण के लिए बंद है। निराश होकर गम ने चलना शुरू कर दिया। आखिरकार कोलंबो पहुंचकर वो अपने माता पिता के स्मारक पर गया और वापस जाने से पहले उनके साथ शांत पल बिताए। वापसी के दौरान बारिश होने लगी और उसके वाइपर खराब हो गए। मजबूरन गम ने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अचानक मूवी हाथ में छाता लिए हुए दिखाई दी और बिना कुछ कहे वाइपर ठीक कर दिया। आश्चर्यचकित होकर गम ने पूछा, तुम भी ऐसा करते हो? बाद में गम के सीनियर ने उसे एक डील ऑफर की। उसकी समीक्षाएं एक प्रमुख पत्रिका में प्रकाशित होंगी, लेकिन उसे एक आलोचक के रूप में टीवी शो और पॉडकास्ट में आना होगा। इसने प्रसिद्धि और पैसे का वादा किया। गम ने स्वीकार कर लिया। इस बीच मूवी जॉगिंग करने चली गई और गम के ब्लॉग पर एक लेख पढ़ा। ये उसके बारे में था। उसे राहत मिली कि कोई कठोर शब्द नहीं लिखे गए थे। शहर के दूसरी ओर जून सुन जू आह की एक फिल्म देखने गई, ये सोचकर कि क्या ये उनकी अपनी प्रेम कहानी को दर्शाती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये किसी और चीज के बारे में थी। जुआ सेजुन के घर के बाहर इंतजार कर रहा था, उसे देखने की उम्मीद कर रहा था। सेजुन वापस लौटा, अपने फोन में इतना खोया हुआ कि उसे ध्यान ही नहीं आया। वो छिप गई। फिर डरते हुए उसने दस्तक दी।
एक लड़की ने जवाब दिया। उसने पूछा कि वो कौन है। जुआ ने माफी मांगी, ये सोचकर कि वो गलत जगह पर थी, और चली गई। अंदर लड़की ने सियोजुन को बताया कि कोई आया था, लेकिन शायद वो गलत था। जब सियोजुन ने पूछा कि वो वहां क्या कर रही थी, तो लड़की ने कहा कि वो उसका नया गाना रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इंतजार करते करते सो गई थी। इस बीच गम डायरेक्टर मसांगो के घर गेम खेलने के लिए पहुंची। जब पुराने घाव नई शुरुआत से मिलते हैं तो क्या सच्चाई ठीक हो जाएगी या हमें अलग कर देगी? गम ने शेल्फ पर रखी किताबों को देखा। क्या मैं कुछ उधार ले लूं? उसने लापरवाही से पूछा। डायरेक्टर मसांगो मुस्कुराए। आगे बढ़ो। जैसे ही गम की नजर एक पारिवारिक फोटो पर पड़ी, जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया। क्या वह आपकी बेटी है? मुझे लगा कि आप अविवाहित हैं। मसांगो ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं लोगों को यही बताता हूं। गम ने जोर दिया, तो वो आपके साथ नहीं रहती? डायरेक्टर फिर से हंसे। कौन ऐसे आदमी के साथ रहना चाहेगा जो अपनी फिल्मों में खोया रहता हो? फिर एक चंचल मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, पहले खेलते हैं, बाद में बात करते हैं। किताबें एक तरफ रखकर गम उत्सुकता से खेल में शामिल हो गई। इस बीच मूवी गम द्वारा लिखा गया एक लेख पढ़ रही थी। एक सहकर्मी ने बीच में टोकते हुए कहा, सुन जुआ, आपसे मिलने आए हैं। साथ ही निर्देशक ओन्योंग सिक ने आपको अपनी नई फिल्म की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित किया है। गम के आने पर मूवी ने खुद को तैयार किया। जुआ ने अपने दिल के करीब एक स्क्रिप्ट सौंपी। मैं चाहती हूं कि इसे ईमानदारी से पेश किया जाए, उसने कहा। मूवी ने सोच समझकर जवाब दिया, सच्ची और दिल से लिखी गई कहानियां अक्सर फ्लॉप हो जाती है, जबकि आकर्षक कहानियां बड़ी हिट होती है। मैं सफलता का वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। जुआ ने बढ़िया संगीत पर जोर दिया और यहां तक कि एक संगीतकार का सुझाव भी दिया। मूवी मुस्कुराई, आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मेरा होगा। जुआ ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरी तरफ सेजुन ने अपने परिवार के साथ डिनर किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। बाद में उसके कमरे में उसका भाई कुछ पैसे लेकर आया। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, उसने कहा। संगीत को शौक के तौर पर रखो। माँ अभी भी तुम्हारे स्टूडियो का किराया देती है और तुम कभी भी पैसे के लिए घर आ सकते हो। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो शायद ये छोड़ने का समय है। मैंने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। सेजुन ने शांत लेकिन भारी आंखों से जवाब दिया, क्या यहां कभी किसी ने मुझ पर सच में भरोसा किया है? उसका भाई चुपचाप चला गया। इस बीच मूवी निर्देशक क्यूंग सिक की फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। लाइटें कम होते ही सेजुन ने चुपचाप मूवी को अपने पास खींच लिया। फिल्म के बाद गम मूवी के पास गया और कहा, चलो डिनर करते हैं। सेजुन के शब्द बहुत चुप गए। अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए या सिर्फ दोस्त बनने के लिए वापस आए हो तो मुझे दोनों में से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। जुआ चुप रहा। मैं 5 साल पहले तुम्हारे लिए रोया था, उसने आगे कहा। मैंने भीख मांगी, यहां तक कि सिर्फ दोस्त बनने के लिए भी राजी हो गया, लेकिन तुमने मना कर दिया और अब तुम वापस आ गए हो। जुआ ने धीरे से जवाब दिया, मैं भी टूट गया था। सेजुन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, जुआ ने दृढ़ता से कहा। मैं यहां काम के लिए आया हूं। मैंने हमारी कहानी के बारे में एक स्क्रिप्ट लिखी है। मैं इसे एक फिल्म में बदलना चाहता हूं और मुझे तुम्हारा संगीत चाहिए। रात भर सन्नाटा छाया रहा। बाहर कोजुन अकेले बैठा था, विचारों में खोया हुआ। गम आया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम आज अस्पताल गई थी? डॉक्टरों ने क्या कहा? कोजुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। सब ठीक है, उसने कहा, लेकिन गम की आंखों से पता चल रहा था कि उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। मुझे अस्पताल से फोन आया था, तुम अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर गई हो। कोजुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब ठीक हूं, अब और इलाज की जरूरत नहीं है। गम की चिंता और बढ़ गई। नहीं, तुम्हें इलाज जारी रखना होगा। इलाज जरूरी है, कोजुन ने फुसफुसाते हुए कहा। इसमें पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है, अब और दुख की कोई बात नहीं है। गम ने दृढ़ता से जवाब दिया, पैसे की चिंता मत करो, अब मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं इसे संभालूंगा। बस अपना इलाज पूरा करो। इस बीच मूवी घर पर अकेली बैठी टीवी चैनल बदल रही थी। जब जुआ का चेहरा टॉक शो में दिखाई दिया तो मूवी के चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। वो अभी यहां क्यों है? मूवी ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी मूवी की मां अंदर आई और बोली, वो बहुत अच्छी बोलती है ना? मूवी ने अनिच्छा से टीवी बंद कर दिया। उसका मूड खराब हो गया। अगले दिन ऑफिस में यू ने नई फिल्मों की सिफारिश की सूची देखी। उसके बगल में बैठे मूवी ने सहजता से पूछा, क्या मेरी कोई फिल्म इस सूची में है? यू ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, अभी नहीं। मूवी के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। जैसे ही उसने अपना कंप्यूटर बूट किया, मूवी की नजर फिर से
उसी परिचित चेहरे पर पड़ी ज्वाका यूं स्क्रीन पर घूर रही थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और जलन का मिश्रण था। वो अचानक हर जगह कैसे दिखाई दी? क्या वो वाकई सभी की नई पसंदीदा बन गई है? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है।